Hello friends, our next video about the atomic structure. Atomic structure अपने आप में बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है, खूबसूरत इन द सेंस कि आप एटम इंडस्ट्रीज में अब कदम रखने चल रहे हैं और जब हम लोग किसी इंडस्ट्रीज में कदम रखते हैं तो हमें उससे उसके स्ट्रक्चर के बारे में बहुत सी चीजें जानकारी होती है। तो सबसे पहली चीज हम एटम के इंडस्ट्रीज में एंटर करने से पहले सबसे पहले जो भी थॉट्स थे फिलोसफर्स के द्वारा लगभग उनके बारे में कुछ डिस्कस किया जाता है और से इनका इंट्रोडक्शन आइए देखते हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन ऐसे बस सुनिए इसको, ये सब चीजें जानकारी होनी चाहिए। लगभग 400 BC में इंडियन और ग्रीक फिलोसफर्स ये आपस में डिस्कस या सोचते थे एग्जिस्टेंस ऑफ एटम्स के बारे में, एग्जिस्टेंस ऑफ एटम्स के बारे में सोचते थे और ये उसके बारे में इमेजिन करते थे एटम्स ऐसा होगा या इस तरह से होगा। तो महर्षि कन्नड़ इंडियन फिलोसफर उन्होंने कहा कि अगर मैटर को हम लोग डिवाइड करते हैं, मैटर को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो स्मॉल पार्टिकल बनता है और वो स्मॉल पार्टिकल जो होता है फर्दर डिविजिबल नहीं होता, फर्दर वो उसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते और उसका नाम इन्होंने क्या दिया, परमाणु। इसका नाम दिया परमाणु, नाम दिया परमाणु हो गया। अब उसके बाद डेमोक्रेटिक इसी को क्या कहते थे, एटम्स, ठीक। और एटम्स ग्रीक वर्ड से डिराइव है एटोमियो, एटोमियो। एटोमियो मीन्स होता है मीनिंग अनकटेबल और नॉन डिविजिबल, ऐसा पार्टिकल जो क्या हो, अनकटेबल हो या नॉन डिविजिबल हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। और ये चीजें, ये थॉट जो था, जो फिलोसफर के थॉट्स थे, ये लगभग 18th सेंचुरी तक चले, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। सोचिए 400 BC से 18th सेंचुरी तक कोई भी इसमें चेंज नहीं आया, लोग इसी हिसाब से चलते रहे। ये कभी नहीं सोचा कि एटम्स कैसे क्या कैसे बना है, किस तरह से है, बस जो एक थॉट मिल गया उसी थॉट को अडॉप्ट करके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है 18th सेंचुरी के बाद 1808 में डाल्टन्स जी आए और डाल्टन्स जी आए, उन्होंने एक थियरी प्रपोज की जिसे डाल्टन्स एटॉमिक थियरी हम लोग कहते हैं। और डाल्टन एटॉमिक थियरी में ये कहा गया है, जिसे एटॉमिक थियरी है, यानी सबसे पहली थियरी इन्होंने ही एटम्स के बारे में बताई, ठीक। एटम्स के बारे में इन्होंने सबसे पहली थियरी बताई और हमने ग्रीक वर्ड एटम्स का मतलब बता ही दिया है, अनकटेबल या नॉन डिविजिबल, इसको सीधे सीधे हम लोग कह सकते हैं, ठीक। तो जब एटम इंडस्ट्रीज, इन्होंने एटम्स के बारे में बताया तो लोगों ने एटम इंडस्ट्रीज के बारे में सोचना शुरू किया कि आखिर एटम्स है क्या, कैसे बना होता है, क्यों कोई एटम्स आपस में कंबाइन कर रहा है तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर दे रहा है, क्यों मॉलिक्यूल ही बना रहा है, क्यों मॉलिक्यूल मिलकर कंपाउंड बना दे रहे हैं, ये तमाम चीजें लोगों को थॉट चलते रहे। लेकिन उस दौरान भी जो है तमाम एक्सपेरिमेंट लोग करते रहे, क्रुक्स आए, स्टोनले आए और रदरफोर्ड जी का एक्सपेरिमेंट और जो है थॉमसन जी का एक्सपेरिमेंट, तमाम लोग एक्सपेरिमेंट करते रहे। इनके एक्सपेरिमेंट के द्वारा धीरे धीरे लगभग 19th सेंचुरी के एंड में, आप सोचिए 1808 के बाद 19th सेंचुरी के एंड में जो है लोगों ने ये बताया कि वास्तव में एटम्स जो होता है वो मेड अप ऑफ स्मॉल फंडामेंटल पार्टिकल्स। जैसे अभी तक क्या कहा था इनकी थ्योरी के हिसाब से, एटम्स जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर ले रहा है। लेकिन जब और भी और डिस्कवरी हुई और जानकारी कलेक्ट की गई लगभग 19th सेंचुरी के एंड में और 20th के बिगिनिंग में, तो ये पाया गया कि वास्तव में एटम्स जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं और उस स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल को हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, एक आप कहते हैं इलेक्ट्रॉन, एक कहते हैं प्रोटॉन और दूसरा कहते हैं न्यूट्रॉन कहते हैं। अब इसकी डिस्कवरी होने के बाद लोगों के दिमाग में ये आया कि कैसे एटम्स फॉर्म होगा, कैसे स्टेबल होगा, कैसे वो एग्जिस्ट करेगा, किस तरह से, तमाम क्वेश्चन डाउट दिमाग में चलना शुरू होगा। तो धीरे धीरे जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई
और इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताया गया, फिर इनके बीच के फोर्सेस के बारे में बताया गया, तो उन सब को मिला जुला करके फिर बताया गया कि वास्तव में कि जो एटम्स है वो टोटल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्वारा बना होता है। आपको मालूम है 35 जो है फंडामेंटल जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन उसमें 3 ही हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, और वो कौन कौन सा है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आज हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे डिस्कवरी। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ने चल रहे हैं। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी की हम लोग बात करते हैं तो सर जे थॉमसन ने जो है इसको डिस्कवर किया था। आपने पढ़ा होगा एक ईंटा पर नाचे ना, ईंटा पर नाचे ईंटा पग नाचे। इलेक्ट्रॉन थॉमसन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन चैपल। ईंटा पग नाचे, पग। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसके लिए एक अरेंजमेंट, एक एसिड क्रिएट किया। ये आपका डिस्चार्ज ट्यूब है, हार्ड डिस्चार्ज ट्यूब है, ग्लास की डिस्चार्ज ट्यूब है, जिसे हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब या क्रुक्स ट्यूब भी कहते हैं। ठीक। और इसमें ये हम लोगों ने क्या कर दिया, ये वैक्यूम पंप क्रिएट कर दिया। यहाँ वैक्यूम पंप के द्वारा हम प्रेशर को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। यानी इसके अंदर की एयर को सक करके आप बाहर निकाल रहे हैं, और बाहर निकालेंगे तो इसके अंदर जो है आप प्रेशर को उसी के हिसाब से जैसा चाहिए आप मेंटेन कर देते हैं। ठीक है भाई। और उसके बाद ये मेटल के 2 इलेक्ट्रोड है, एक प्लस एंड से जुड़ा है उसे एनोड कह रहे हैं, एक निगेटिव एंड से जुड़ा है उसे हम लोग कैथोड कहते हैं। तो प्लस और माइनस से ये आपने कनेक्ट कर दिया। अब हम लोग इसमें ये पूरा एक एसिड क्रिएट हो गया, और इस एसिड्स में हम लोगों ने यहाँ पे कंडीशन क्या क्रिएट किया हुआ है कि इसके अंदर जो गैस है, कोई भी गैस है, मान लीजिए हमने इसके अंदर हाइड्रोजन ही गैस है, कोई भी गैस है, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करने चल रहे हैं, तो जो भी डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन की है, यहाँ पे कौन सी गैस आपने लिया है इसके नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन से मतलब है इलेक्ट्रॉन हर एलिमेंट अपना इवॉल्व करेगा। तो हाई वोल्टेज आपने इसमें पास किया, नॉर्मल प्रेशर, पहली कंडीशन क्या लिया, नॉर्मल प्रेशर लिया आपने, पहली कंडीशन नॉर्मल प्रेशर ले लिया। नॉर्मल प्रेशर का मतलब 1 atm, और हाई वोल्टेज अप्लाई कर दिया। तो नॉर्मल इसके अंदर जो गैस है, नॉर्मल प्रेशर और हाई वोल्टेज पे कोई चेंज उसमें ऑब्जर्व नहीं किया आपने। जब कोई भी चेंज हमें ऑब्जर्व नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम ये हुई, तो जैसे आप होता नहीं कि कोई एक्सपेरिमेंट आप करने चल रहे हैं, रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता तो आप थोड़ा से फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो यहाँ पर इन लोगों ने भाई जैसे एक्सपेरिमेंट हो रहा, कई लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे साथ साथ, तो जैसे जैसे ये एक्सपेरिमेंट हो रहा था तो इसमें इन्होंने क्या किया, जब ये नॉर्मल प्रेशर पे तो प्रेशर को थोड़ा सा रिड्यूस किया, और प्रेशर को लगभग ले आए 10⁻⁻² एटीएम पे रिड्यूस किया। तो रिड्यूस करने पर इन्होंने देखा कि चूंकि यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, इसके एनोड के पीछे जो है एक जिंक सल्फाइड की कोटिंग डेवलप कर ली है। ठीक है, जिंक सल्फाइड की कोटिंग डेवलप कर ली है। तो इसमें इन्होंने ऑब्जर्व क्या किया, इन्होंने देखा कि कुछ जो रेज है यहां इसके बीच में कुछ रेज ऑब्जर्व इन्होंने किया। रेज कैसे ऑब्जर्व किया, इन्होंने देखा कि जब वोल्टेज हाई वोल्टेज अप्लाई किया तो इन्होंने देखा यहाँ पे क्या, यहाँ पे जैसे एमीटर लगा दिया, एमीटर लगाने पर इसमें करंट का फ्लो हो रहा है, जबकि ये इनकम्प्लीट सर्किट है, करंट का फ्लो हो रहा है।
करंट का फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब है इनके बीच में कुछ ना कुछ है। वो क्या चीज है, किधर से जा रही है, इनको कोई आइडिया नहीं था। यानी कोई चीज ए से सी की तरफ जा रही है कि सी से ए की तरफ जा रही है, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं। ठीक, लेकिन जा कुछ ना कुछ रही है, जा कुछ ना कुछ रही है। अब इसको पता करने के लिए किधर से कौन सी रेज या कौन सी वस्तु जा रही है जो हमको दिखाई नहीं दे रही है, उसको जानने के लिए इन्होंने क्या किया, जो आपका कैथोड है, कैथोड में इन्होंने हल्का सा पिन होल कर दिया और पिन होल करने के बाद इसके पीछे यहां जिंक सल्फाइड की जो है कोटिंग कर दी, जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी। और जब जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी, अभी पहले जिंक सल्फाइड कोटिंग कैथोड के पीछे किया है, तो कैथोड के पीछे किया है तो इन्होंने देखा जो यहां से यहां रेज जो जा रही है, जो भी वस्तु जा रही है, कोई अंतर नहीं आया, क्योंकि जिंक सल्फाइड की कोटिंग जो होती है, जो जिंक सल्फाइड की कोटिंग है वो फ्लोरोसेंस मटेरियल होता है। इससे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्राइक करेगी तो ये फ्लो करेगी, मतलब ग्लो करेगी, ये ग्लो करेगी। लेकिन इन्होंने ऑब्जर्व क्या किया कि कैथोड में जो होल करने के बाद इन्होंने देखा इसमें कोई चेंज नहीं आ रही, तो इनके दिमाग में ये आया कि इसका मतलब है कि एनोड से कैथोड कोई भी चीज यहां से चल नहीं। अब इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट हमने कैथोड के साथ किया था वही एक्सपेरिमेंट एनोड के साथ किया, और इन्होंने एनोड में क्या कर दिया, होल कर दिया। एनोड में होल कर दिया, अब इसके पीछे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन, जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी। जब जिंक सल्फाइड की कोटिंग इसके ऊपर कर दिया तो इन्होंने ऑब्जर्व क्या किया, इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि इस जिंक सल्फाइड की कोटिंग में जैसे ही ये कोई पार्टिकल जाकर स्ट्राइक कर रहा है जिंक सल्फाइड कोटिंग में, वहां पे ग्लो डेवलप करता है। वहां पे क्या डेवलप कर रहा है, ग्लो डेवलप कर रहा है। तो इस तरह से इन्होंने बताया कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो कहां से कहां मूव कर रही है, कैथोड से लेकर के एनोड की तरफ उसका मूवमेंट हो रहा है। यानी कैथोड से एनोड से कोई भी चीज चल रही है और जिसकी और वो जाकर के जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर स्ट्राइक कर रही है, जिससे वहां ग्लो क्रिएट हो रहा है। ठीक, अब इसी को इन्होंने और भी ज्यादा जो है टेम्परेचर 10⁻⁴ एटीएम रिड्यूस कर दिया। 10⁻⁴ एटीएम रिड्यूस करने का मतलब यहां पे क्या हुआ कि ग्लो तो मेंटेन है, ग्लो जो है एनोड के जो है पीछे दिखाई दे रही है, लेकिन इसके अंदर जो गैस है वो लगातार कंडक्टिंग इन नेचर शो कर रही है, यानी कंडक्टिविटी शो कर रही है। करंट का फ्लो कंटिन्यू हो रहा है, यानी करंट का फ्लो हो रहा है तो हमें एमीटर के फ्लक्चुएशन से पता चल जाएगा। एमीटर जब इधर उधर मूवमेंट करेगा तो उससे हमें पता चल जाएगा कि करंट का फ्लो हो रहा है। इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई भी रेज है जो एक स्ट्रीम है जो कैथोड से निकल करके एनोड की तरफ जा रही है और एनोड पर स्ट्राइक कर रही है, और एनोड के पीछे जो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है उस पर स्ट्राइक कर रही है। तो इसका देखिए ये इस तरह से मूवमेंट होगा। इस तरह से रेज निकल रही, और चूंकि कैथोड से ये रेज निकल रही इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, कैथोड रेज। चूंकि यहां पे ये जो रेज निकल रही है वो कहां से निकल रही है, कैथोड से, इसलिए इसका नाम हो गया कैथोड रेज। और ये मूव कर रही है एनोड की तरफ, मूव कर रही है एनोड की तरफ। अगर आप इसकी प्रॉपर्टी को देखिए, सीधे सीधे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे इसके नेचर के बारे में अगर आपको जानना हो तो आप यहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर लीजिए, एक तरफ प्लस कर लीजिए और एक तरफ माइनस। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर चूंकि ये जो है, ये जो स्ट्रीम आपको दिखाई दे रही है, ये स्ट्रीम डिफ्लेक्ट करेगी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ।
पॉजिटिव की तरफ मूव कर रही है, इसका मतलब है कि जो स्ट्रीम है ये निगेटिवली चार्ज है। इस पे कौन सा चार्ज होगा? निगेटिव चार्ज होगा। ऐसे आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड में वही ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसका डायरेक्शन डिफ्लेक्शन ये इंडिकेट करता है कि वास्तव में इस पे कौन सा चार्ज है? निगेटिव। ठीक, अगर आप इसके पाथ में कोई भी एक शार्प, एक प्रकार से कहिए कोई भी पैडल रख दीजिए, पैडल व्हील रख दीजिए। पैडल व्हील अगर आप रखते हैं तो वो माइका का पैडल व्हील रख दीजिए, वो अगर इसके रास्ते में रखेंगे तो धीरे धीरे मूवमेंट करना शुरू कर देता है, और उसका मूवमेंट ये इंडिकेट करता है कि ये जो है एक लाइन में चलती है और मटेरियल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। अगर आप इसको देखिए, ये जो कैथोड रेज है ये जा करके इससे स्ट्राइक कर रही है और यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है। हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, इसका मतलब है कि जो कैथोड रेज है वो भी मटेरियल पार्टिकल्स, कैथोड रेज जो है वो भी मटेरियल पार्टिकल्स है। अगर इसी में कोई शार्प ऑब्जेक्ट, जैसे हम काफी तेजी से बता रहे हैं, एक एक करके अगर आप देखेंगे, इसको बुक से भी देख लीजिएगा। हमने कहा कोई भी ऑब्जेक्ट रख दीजिए अगर इसके रास्ते में, तो उसका जो शैडो होगा वो आपको यहां पे दिखाई देगा। शैडो दिखाई देना ये इंडिकेट करता है कि जो कैथोड रेज होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट करती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है जिसके हिसाब से जो है बताया गया। तो ये डिस्कवरी में आपने इसको ऑब्जर्व किया। अब कुछ इसके जो है बारे में हम लोग देखते हैं, इसका इलेक्ट्रॉन ईएम रेशियो क्या है। तो जैसे अभी डिस्चार्ज ट्यूब में हमने आपसे बात की, वहां पे मेटल का इलेक्ट्रोड है, तो आप और उसमें गैस के बारे में बताया था। और ये भी ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड। मतलब जो इलेक्ट्रोड आपने लिया है उसके मटेरियल पे डिपेंड नहीं करेगा, चाहे जो भी मेटल का इलेक्ट्रोड लीजिए, इससे कोई मतलब नहीं। बस उसे प्लस और माइनस चिन्ह से जोड़िए, बाकी उसका और कोई मतलब नहीं। और दूसरा, इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज व्हेन गैस इनसाइड द ट्यूब आर चेंज। इलेक्ट्रॉन भी चेंज नहीं होता है इनसाइड द ट्यूब अगर जो है आपने गैस चेंज कर दिया है। इस आधार पे चूंकि इलेक्ट्रॉन आएगा ना, चाहे सोडियम लीजिए, चाहे पोटेशियम लीजिए, चाहे हाइड्रोजन लीजिए, चाहे जो लीजिए, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इस वजह से हम लोग इसे क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का नेचर नहीं चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर भी नेचर नहीं चेंज हो रहा है। तो इस आधार पे हम लोग कह सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इन दोनों पॉइंट के आधार पे, कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इसेंशियल कांस्टेंट है प्रत्येक एटम्स का, यानी एक प्रकार से यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ऑल एटम्स। इलेक्ट्रॉन्स आर यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ऑल एटम्स। ठीक, ये हो गया। अब अगर हम लोग उसी चीज को बात करें तो EMI रेशियो इसका डिटरमाइन किया गया था थॉमसन एक्सपेरिमेंट के द्वारा कैथोड रे का। वो पाया गया -1.76 × 10⁻11 कूलम किलोग्राम यूनिवर्स। चार्ज जो कैथोड रेज पे मिल्कन्स आयन ड्रॉप मेथड से फाइंड आउट किया गया था वो -1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक, स्टोनी जी थे जिन्होंने इसका नाम क्या दिया? इलेक्ट्रॉन। ये एक नंबर का क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है कि राइट द नेम ऑफ साइंटिस्ट व्हिच गेव द नेम इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो चार्ज अपॉन क्या है, E/m रेशियो निकालेंगे। तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा 9.108 × 10⁻31 किलोग्राम। इस आधार पे हम लोग जो डेफिनेशन इसकी बनती है वो है कि ए सब एटॉमिक पार्टिकल विच कैरीज ए यूनिट नेगेटिव चार्ज, जिसके ऊपर एक यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है और जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19 कूलम एंड हैज ए मास ऑफ 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ठीक,
और ये जो मास है ये हाइड्रोजन एटम के 1/1837वें भाग के बराबर होता है। 1/1837वें भाग के बराबर होता है। ये आपका क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन हो गई। तो आप सीधे सीधे इसकी सहायता से आप डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ रहे हैं। आगे जो है नेक्स्ट में हम लोग अब आगे के वीडियो में ऑब्जर्व करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ पढ़ा जाएगा। ठीक, इतना आप पढ़ डालिए, बाकी की बातें जो है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।